नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860। हमने आपको बताया कि हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता 1860। तो हमें ये भी जानना होगा कि भारतीय दंड संहिता में हमें क्या चीज़ पढ़नी है और किस चीज़ का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। देखिए, भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों की परिभाषाओं के बारे में दिया गया है, विभिन्न क्राइम्स के बारे में डिफिनीशन उनकी दी गई है और उनके लिए क्या दंड है इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो भारतीय दंड संहिता में हम विभिन्न अपराधों के बारे में, उन अपराधों की परिभाषाओं के बारे में, उनके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें कुछ बेसिक बातों को जान लेना नितांत आवश्यक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 लिखा गया है। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं और कुल कितने अध्याय हैं। ओके, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। ओके, बहुत ही बेसिक बात है, स्टार्टिंग की क्लास है, कुछ नए बच्चे भी होंगे, इसलिए बेसिक से हम चलते हैं। तो भारतीय दंड संहिता में कुल धाराएं कितने सेक्शन दिए गए हैं? 511। और कितने चैप्टर्स हैं? 23 अध्याय और 511 सेक्शंस का प्रावधान इसमें दिया गया है। ओके, और भारतीय दंड संहिता में अभी हमने आपको बताया कि हमें क्या पढ़ना है। विभिन्न अपराधों की परिभाषाएं दी गई हैं, अर्थात इन 511 धाराओं में विभिन्न अपराधों की परिभाषाओं के बारे में दिया गया है और उनके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है, कितना दंड दिया गया है, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। ओके, इसके बाद हम जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था, इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था, इसका इन्फोर्समेंट डेट कब था। इन्फोर्समेंट डेट, ठीक है, इसका इन्फोर्समेंट डेट था 1 जनवरी 1862, ठीक है। कब इसका इन्फोर्समेंट हुआ था, ये लागू कब हुआ था भारतीय दंड संहिता? 1 जनवरी सन 1862 को लागू हुआ था। ओके, कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1862 को। और भारतीय दंड संहिता पर गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली थी? गवर्नर जनरल की अनुमति गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को। ओके, कब अनुमति मिली थी? 6 अक्टूबर सन 1860 को इस पर गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी। अर्थात ये एक्ट का रूप लिया था, अधिनियम का रूप कब लिया था? 6 अक्टूबर 1860 को यह अधिनियमित हुआ था। ये जो भारतीय दंड संहिता है ये औपनिवेशिक काल में बना था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, भारत में ब्रिटिश शासन था। उस समय भारतीय दंड संहिता लिखा गया, अधिनियमित किया गया। तो जैसे आज के डेट में अगर हमें कोई एक्ट बनाना होता है, अधिनियम बनाना होता है, तो एक्ट और अधिनियम कौन बनाता है? एक्ट और अधिनियम लेजिस्लेचर बनाता है। वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। विच पार्ट्स? पहला लेजिस्लेचर, विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूशनरी बॉडी कार्यपालिका और तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका। तो विधायिका क्या करती है, लेजिस्लेचर क्या करता है? विधि बनाने का कार्य करता है। तो भारत की सबसे बड़ी विधायी संस्था लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन कौन सी है? संसद है। संसद का गठन किससे किससे मिलकर होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से। तो आज के डेट में अगर हमें कोई एक्ट बनाना होता है तो उसके लिए
धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक हम किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक अर्थात मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को केवल हम हाउस ऑफ पीपुल्स में अर्थात लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विधेयक को हम किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब कोई विधि हमें बनानी होती है तो आज के डेट में उस बिल को हम किसी भी सदन में जब प्रस्तुत करते हैं तो उस सदन से पारित होने के बाद, बहुमत सिद्ध करने के बाद उस बिल को हम दूसरे सदन में भेजते हैं और दूसरे सदन से जब मेजॉरिटी प्रूव्ड हो जाती है, बहुमत सिद्ध हो जाता है, तो उसे आज के डेट में राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और जब राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमोदन दे देता है, अपनी अनुमति दे देती है, तो वो बिल अधिनियम का रूप ले लेता है, एक्ट का रूप ले लेता है। उसी तरीके से जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो जब विधेयक जो बिल होता था पारित हो जाता था लेजिस्लेचर से, तो किसके पास अनुमति के लिए जाता था? गवर्नर जनरल के पास अनुमति के लिए जाता था। तो जब भारतीय दंड संहिता लिखा गया तो किसके पास भेजा गया? गवर्नर जनरल के पास भेजा गया। और गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? 6 अक्टूबर 1860 को मिली। ओके, 6 अक्टूबर 1860 को। इट मींस कि भारतीय दंड संहिता अधिनियमित हुआ। 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता अधिनियमित हुआ, अर्थात एक्टेड हुआ। एक्टेड अर्थात विधि का बल मिला इसको, ठीक है। ये एक्ट के रूप में अधिनियमित हो गया, ये 1860 में ही अधिनियमित हो गया। तो दो तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला पूछेगा कि भारतीय दंड संहिता पर गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? 6 अक्टूबर सन 1860 को। या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय दंड संहिता कब अधिनियमित हुआ, कब एक्ट का रूप लिया? तो भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को एक्ट का रूप लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? भारतीय दंड संहिता का इन्फोर्समेंट डेट कब है, प्रवर्तन तिथि कब है? प्रवर्तन तिथि कब है? तो 1 जनवरी 1862 को इसका इन्फोर्समेंट डेट है। देखिए 60 में अधिनियमित हो रहा है, लेकिन लागू कब हो रहा है? 1862 में। यहाँ बच्चे गलत करके आ जाते हैं अक्सर, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है कि 60 में ही अधिनियमित हो गया, गवर्नर जनरल की अनुमति मिल गई, लेकिन 62 में लागू हुआ। 4 ऑप्शनल दे देगा। निम्नलिखित में से किस डेट पर भारतीय दंड संहिता अधिनियमित हुआ? 1 जनवरी 1860, 1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862 और नन ऑफ एबव। तो आपको किस पे निशान लगाना है? 1 जनवरी 1862 पर। ओके, इसके अलावा भी कुछ बेसिक बातें हैं। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय दंड संहिता का प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। ड्राफ्टिंग किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले। ओके, ड्राफ्टिंग इट मींस प्रारूप। प्रारूप आप समझ रहे होंगे, किसी भी काम को करने के लिए पहले उसका नक्शा, मैप, प्रारूप, कच्चा रूप तैयार किया जाता है, उसी को ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है आपके प्रीलिमिनरी में कि भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय दंड संहिता का प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बेसिक पॉइंट्स बताया? अभी तक हमने आपको पहला बेसिक पॉइंट्स बताया कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 511 सेक्शंस हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स हैं। ओके, भारतीय दंड संहिता पर गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? भारतीय दंड संहिता पर गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली, अर्थात 6 अक्टूबर 1860 को मिली। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि भारतीय दंड संहिता कब अधिनियमित हुई? 6 अक्टूबर सन 1860 को अधिनियमित हुई।
फिर मैंने आपको क्या बताया, इन्फोर्समेंट डेट बताया। भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई? भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 अर्थात 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ। फिर मैंने आपको क्या बताया, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया? लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया। ओके, तो हमने आपको बताया कि भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों की परिभाषाएं अर्थात डिफिनीशन ऑफ क्राइम्स एंड पनिशमेंट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ओके, तो चूंकि हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता में हम अपराध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमें अपराध के बारे में भी जानना आवश्यक है। व्हाट इज क्राइम? द डिफिनीशन ऑफ क्राइम। क्राइम क्या है? सामान्यतः व्यवहारिक भाषा में हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा कार्य या लोप है जो विधि विरुद्ध हो, समाज विरोधी हो, वो क्या है? वो अपराध है। लेकिन ये व्यवहारिक परिभाषा है। ओके, ये व्यवहारिक परिभाषा है। क्या है परिभाषा व्यवहारिक? किसी भी ऐसे कार्य को हम करते हैं जिसको कि भारतीय दंड संहिता में प्रोहिबिटेड किया गया है, अर्थात यदि वह कार्य समाज विरोधी है, ओके, विधि विरोधी है, तो वह कार्य क्या है? अपराध है। लेकिन ये एक अच्छी परिभाषा नहीं कही जाएगी, ऐसे प्रैक्टिकल वे में हम कह सकते हैं अपराध की जो सुनियोजित परिभाषा है, क्राइम का जो सुनियोजित डिफिनीशन है, वह अपराध के आवश्यक तत्वों से गठित होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि अपराध के कितने आवश्यक तत्व होते हैं। हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ओके, आपके प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछता है कि अपराध के निम्नलिखित में से कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? ओके, तो इस पर हम अध्ययन करेंगे कि हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ओके, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अपराध के आवश्यक तत्व। ठीक है, कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 4 आवश्यक तत्व होते हैं। वी हैव 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। विच बेसिक एलिमेंट्स? किसी भी अपराध को करने के लिए हमें एक मानव की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कोई भी अपराध किसी मशीन के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? मानव के द्वारा ही किया जाएगा, भले ही वो मानव उस मशीन पे कार्य करके कोई क्राइम करे। ओके, तो अपराध का पहला आवश्यक तत्व होता है मानव, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अपराध का पहला आवश्यक तत्व क्या होता है? ह्यूमन बीइंग, मानव। ओके, जब कोई एक मानव, ठीक है, किसी भी मानव को अपराध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी मानव को अपराध करने के लिए अपने मन में बुरा आशय ले आना पड़ेगा, दुराशय ले आना पड़ेगा, मेंसरिया ले आना पड़ेगा। कोई भी मानव यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो अच्छे आशय से किया जाए, गुड फेथ में किया जाए, तो वो कभी भी क्राइम नहीं होगा। अपराध को करने के लिए अपने मन में दुराशय अर्थात मेंसरिया को ले आना आवश्यक होता है। इसलिए अपराध का दूसरा एवं मुख्य आवश्यक तत्व क्या होता है? दुराशय। दुराशय, इसको क्या कहते हैं? मेंसरिया। क्योंकि दुराशय का मतलब दुर्धन आशय, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। दुराशय का तो क्या हो जाएगा? दुर्धन आशय। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा।
दुर का मतलब होता है बुरा, अर्थात बुरा आशय। तो किसी भी अपराध को करने के लिए हमें अपने मन में बुरा आशय ले आना पड़ता है, अर्थात दुराशय ले आना पड़ता है, मेंसरिया ले आना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपराध का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अपराध का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व, बेसिक एलिमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होता है, तो मेंसरिया होता है, दुराशय होता है। क्योंकि जब भी कोई मानव है अगर अच्छे आशय से, गुड फेथ से कोई कार्य करता है तो अपराध हो ही नहीं सकता है। तो पहला आवश्यक तत्व हो गया ह्यूमन बीइंग, दूसरा हो गया दुराशय, मेंसरिया, और तीसरा हो गया कार्यालोप। कार्यालोप, कार्यालोप का मतलब क्या हो गया, एक्ट आर ओमिशन। एक्ट आर ओमिशन। ओके, कार्य का मतलब क्या हो गया, अगर आप अपने मन में कोई भी बुरा आशय, किसी भी अपराध को करने का बुरा आशय ले आए हैं, अगर आप अपने मन में आशय ले आया है कि हमें किसी व्यक्ति की हत्या करनी है, मर्डर करना है, तो ये बुरा आशय हुआ। तो इस बुरे आशय की पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे, कोई कार्य करेंगे, गोली चलाएंगे, डंडा मारेंगे, तलवार से मारेंगे, चक्कू से मारेंगे, ईंट पत्थर से मारेंगे, कोई कार्य करेंगे। ठीक है, तो जब कोई एक मानव अपने मन में धारण किए हुए दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्य या लोप करता है, अब आप कार्य तो समझ रहे होंगे लेकिन लोप नहीं समझ पा रहे होंगे। नए लोग, पुराने लोग तो समझते होंगे, लेकिन नए लोग लोप, लोप को क्या कहते हैं, ओमिशन कहते हैं। ठीक है, लोप का मतलब क्या होता है, जब आगे आपको हम डिफिनीशन क्लास पढ़ाएंगे, परिभाषा खंड पढ़ाएंगे, तो सेक्शन 32 और 33 में लोप के बारे में बताया गया है। लोप का मतलब होता है कि जिस कार्य को करने की आपकी लीगल ड्यूटी होती है, अगर उस कार्य को आप नहीं करते हैं तो आप उस कार्य को करने का क्या करते हैं, लोप करते हैं। जैसे एक जेलर की ड्यूटी क्या है, एक जेलर की ड्यूटी है अपने कैदियों को भोजन देना। ओके, एक जेलर की ड्यूटी है अपने कैदियों को भोजन देना, अगर वो बीमार हैं तो उनका ट्रीटमेंट कराना, दवा कराना। अगर कोई जेलर है और उस कैदी के विरोधी पक्षकार से मिल गया है तो वो क्या कर सकता है, उस कैदी को मारने के लिए जो उसकी लीगल ड्यूटी है, भोजन और दवा देने की ड्यूटी है, अगर उसको देने का वो दिन प्रतिदिन लोप करता है तो धीरे धीरे वो कैदी क्या होगा, कमजोर होता जाएगा, और सही समय पर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो कैदी, उस कैदी की डेथ हो जाएगी। ओके, तो आप अपराध कार्य करके भी कर सकते हैं। अगर किसी का मर्डर करना है तो आप कार्य के रूप में गोली चला सकते हैं, डंडा मार सकते हैं, ईंट पत्थर से मार सकते हैं, चक्कू मार सकते हैं, गला भी दबाएंगे अगर उसका, तो वो भी कार्य हुआ। तो अपराध कार्य से भी हो सकता है, मर्डर आप कार्य से भी कर सकते हैं और लोप से भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मारना है तो जिस कार्य को करने की आपकी लीगल ड्यूटी है और भोजन देने की आपकी लीगल ड्यूटी है, और आप अपने मन में बुरा आशय रखे हैं कि उस नवजात बच्चे की डेथ करनी है जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप उसको दूध देने का अगर लोप करते हैं, दूध देनी आपकी लीगल ड्यूटी होती है, अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आप उस कार्य का लोप करते हैं, और उससे बच्चा वो क्या होगा, वो कैदी वो क्या होगा, जिसको भोजन दवा नहीं मिलेगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो अपराध का तीसरा आवश्यक तत्व क्या होता है, अपराध का तीसरा आवश्यक तत्व होता है कार्य या लोप, एक्ट आर ओमिशन। ओके, तो जब कोई एक मानव, ह्यूमन बीइंग, अपने मन में धारण किए हुए दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्य या लोप करता है और उस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को क्या कारित होती है, क्षति कारित होती है। क्षति, क्षति को क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं। क्या कहते हैं क्षति को, इंजरी कहते हैं। ठीक है, क्षति कारित होती है तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है। तो वी हैव 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, विच बेसिक एलिमेंट्स, फर्स्टली ह्यूमन बीइंग, सेकेंडली मेंसरिया अर्थात दुराशय, थर्डली एक्ट आर ओमिशन और फोर्थ इंजरी। देखिए, इन्हीं चारों आवश्यक तत्वों से अपराध की एक सुनियोजित परिभाषा गठित होती है। क्या सुनियोजित परिभाषा, जब कोई एक मानव अपने मन में धारण किए हुए दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्य या लोप करता है
और उस कार्य आलोप से उस व्यक्ति को क्षति कारित होती है, इंजरी कारित होती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। ठीक है, तो अपराध की यह एक सुनियोजित परिभाषा होती है जो अपराध के आवश्यक तत्वों से मिलकर गठित होता है। फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। जब कोई एक मानव अपने मन में धारण किए हुए दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्य आलोप करता है और उससे किसी व्यक्ति को क्षति कारित होती है, क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, इंजरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, शारीरिक क्षति भी हो सकती है, मानसिक क्षति भी हो सकती है, आर्थिक क्षति भी हो सकती है। ओके, शारीरिक क्षति का मतलब कि आप यदि किसी व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध कोई क्राइम करते हैं तो वो शारीरिक क्षति हो गई। सांपत्तिक क्षति का मतलब यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति की आप क्षति करते हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो आप उसकी सांपत्तिक आर्थिक क्षति करते हैं। मानसिक क्षति भी होता है, आप किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति की मानहानि करते हैं, डिफेमेशन करते हैं। डिफेमेशन भी एक क्राइम होता है। ओके, तो क्षति कई प्रकार की होती है। तो जब कोई एक मानव अपने मन में धारण किए हुए दुराशा के अग्रसरण में कोई कार्य आलोप करता है और उस कार्य आलोप से किसी व्यक्ति को क्षति कारित होती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति अपराध कारित करता है। ओके, तो हमने आज आपको कुछ बेसिक बातों के बारे में, भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया। फिर से सुन लीजिए। हमने आपको बताया कि इंडियन पीनल कोड 1860 का अधिनियमन या उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860 को। भारतीय दंड संहिता का इन्फोर्समेंट कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को, 1 जनवरी 1862 को। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया? लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। और कितने चैप्टर हैं? 23 अध्याय हैं। अर्थात कुल अध्याय 23 और धाराएं कितनी होगी? 511 धाराएं हो गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया अपराध के कितने आवश्यक तत्व होते हैं। कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 4 आवश्यक तत्व होते हैं। क्वेश्चन कैसे आपके प्रीलिमिनरी में पूछेगा कि अपराध का पहला आवश्यक तत्व क्या होता है? मानव होता है, ह्यूमन बीइंग। अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व क्या होता है? मेंस रिया होता है। तीसरा आवश्यक तत्व क्या होता है? कार्य आलोप, एक्ट और ओमिशन होता है। और चौथा आवश्यक तत्व क्या होता है? क्षति अर्थात इंजरी होता है। और इन्हीं चारों आवश्यक तत्वों से मिलकर गठित हमने एक अपराध की सुनियोजित परिभाषा आपको बताई। क्या परिभाषा मैंने आपको बताया? जब एक ह्यूमन बीइंग अपने मन में धारण किए हुए मेंस रिया के दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्य आलोप करता है और उससे किसी व्यक्ति को क्षति कारित होती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। ओके, तो आज हमने कुछ बेसिक बातों पर चर्चा किया। ये क्रम जारी रहेगा आपका और आगे आपको हम कल बताएंगे अपराध के चरण क्या होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई क्राइम करना होता है तो उसके कितने स्टेप होते हैं, किस किस स्टेप से हमें गुजरना होता है, तो कल उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ डिफिनीशन क्लास देखेंगे। देखिए, नया बैच ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है। ओके, जिसको भी ज्वाइन करना हो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आप नोट कर लीजिए, 73 ओके 73 55 42 33 28, या लिंक में भी आपको इसके अलावा भी 1-2 नंबर मिलेंगे। जिसको भी कांटेक्ट करना है, ऑनलाइन क्लासेस जिसको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी को एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द एडमिशन ले ले, क्योंकि कुछ चीज़ें ये भारतीय दंड संहिता है, 1-2 चैप्टर मिस करने पर आगे समझने में समस्या आएंगी। अगर किसी का बेसिक स्टेप क्लियर ना हो, बेसिक फंडा क्लियर ना हो, तो आगे समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द अगर हमारे पुराने विद्यार्थियों को या किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए। चलिए, अब समय समाप्त हो गया है। कल फिर इसी समय पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, धन्यवाद।